स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय है 12 से 2 और मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। देख पा रहे हैं आप, रामकृपाल सिंह जी यहां हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ संवाददाता दिबांग भी हमारे साथ हैं और विजय त्रिवेदी जी भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं और राकेश शुक्ला भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस पॉलिटिकल शो की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगला सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी के भीतर कई नामों की चर्चा इस वक्त चल रही है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस समय दिल्ली में हैं। पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। दोपहर 3:30 बजे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी और ये मुलाकात जेपी नड्डा के घर पर ही होगी। तो मुलाकातों का दौर जारी है और इसी बीच सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री। इस सवाल के बीच मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि राजस्थान में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। खबर यह थी कि सीकर में कुछ विधायक एक साथ एक होटल में जमा हुए थे। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में इस खबर को खारिज कर दिया है। सीपी जोशी ने कहा है कि किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं हो रही। विधायक दर्शन करने गए थे। जीत के बाद 80 से 90 विधायक हमसे मिले हैं। वसुंधरा राजे पार्टी नेतृत्व को शुभकामना देने के लिए दिल्ली गई हैं। तो इन तमाम बातों को खारिज करते हुए ये बयान सीपी जोशी का। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ हैं। सबसे अहम बात है कि जीत के बाद भी सीपी जोशी जी जो भी विधायक आ रहे हैं सबसे मिल रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। हम अभी घर पे हैं और घर पे भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है और एक एक से मिल रहे हैं। ये आपके जो सबसे मिलने का सिलसिला हम यहाँ भी देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर भी देख रहे हैं। यहाँ जो प्रदेश दफ्तर है और उसमें विधायक भी आकर के आपसे मिल रहे हैं लगातार। तो ये जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, ये किस तरह का मैसेज है? देखिए, ये शुरू से स्वभाव है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कि प्रदेश भर से, चूँकि कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में विजयश्री मिली है, तो पार्टी का कार्यालय सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र होता है। तो वहाँ सभी कार्यकर्ता इस विजय का जश्न मनाने के लिए, विजय की शुभकामना देने के लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। और ये मिलाने का क्रम सिर्फ अभी नहीं, ये लगातार चलता रहता है, सिलसिला है। मतलब सिलसिला है। मुझे एक बात बताइए कि आपसे ये जो जीत हुई है, विधायक अभी तक कितने मिल चुके हैं? हमने यहाँ भी आया, यहाँ भी आपके पास विधायक मिलने आए थे, पार्टी कार्यालय में भी आए थे। करीब कितनी मुलाकातें हो चुकी? मैक्सिमम विधायकों ने, सब लोगों ने मिलने का काम किया। और एक अखबार में सीकर की एक खबर आई हुई, आपकी जानकारी में होगी कि वहाँ एक रास्ते का एक गेस्ट हाउस रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ कुछ विधायक रुके थे और वहाँ से कुछ आपको फोन किया ललित मीणा, एक विधायक, उनके पिताजी ने। ये क्या है इसकी कहानी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि सभी विधायक कहीं न कहीं जीत के बाद कोई देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं आस्था का केंद्र है जहाँ उन्होंने मन्नत बोली वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी विधायक प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक स्वाभाविक मुलाकातें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हैं वो स्वाभाविक में, उसमें कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है? नहीं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि वसुंधरा जी दिल्ली गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत कयास लग रहा है वसुंधरा जी के यहाँ विधायकों को आना, अब उनका दिल्ली जाना। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो कल वो आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि वो दिल्ली गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। मुझे बस एक बात और बता दें कि ये राजस्थान में ये सवाल उठ रहा है कि नया नेता विधायक दल का कब तक हो जाएगा? कुछ आपके पास कुछ आइडिया है या कुछ जानकारी आई है कि कब तक पर्यवेक्षक आ जाएंगे, विधायक दल का नेता कब तक चुना जाएगा? देखिए, जैसे ही हमें जानकारी आएगी तो हम लोग सभी माननीय विधायकों को सूचना करके विधायक दल की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, निश्चित रूप से प्रदेश के हित में अच्छा होगा। विधायकों को क्या कुछ जयपुर आने के लिए कहा गया है कि जयपुर आए? अभी तक किसी को फोन नहीं किया जयपुर आने के लिए। वो स्वाभाविक रूप से जीत के बाद आ रहे हैं, हमने किसी को फोन नहीं किया। अभी तक जो तमाम सारे आपकी पार्टी में नाम चल रहे हैं सीएम पद के लिए, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है और भी कई सारे नाम चल रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे जो इतने सारे नाम इस समय फ्लोट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा है ना कि इतने लोगों के योग्य लोग हैं, सब लोग इस क्षेत्र में, चूँकि आप नाम चला रहे हैं आप सब लोगों के, तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी। लेकिन यह है कि कोई कार्यकर्ता होगा और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा प्रदेश हित पर। एक सवाल का आप जवाब और दे दें मुझे कि इतने सारे विधायक वसुंधरा राजे जी के यहाँ गए, उसमें से निकले, उसमें बहुतों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि वो उनको देखना चाहते हैं। क्या इस तरह के बयान आपको लगता है कि अभी इस समय मायने रखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में
शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो प्रदेश हित में करेगा, और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सब लोगों की राय के आधार पर होता है। तो मैं प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, और अभी भी शीर्ष नेतृत्व पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस पर सबको विश्वास है। ये जीत मोदी जी की गारंटी की जीत है। निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि प्रदेश जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा। तो सीपी जोशी को आपने सुना, बाड़ेबंदी की बात से साफ इनकार करते हुए और ये कहते हुए कि सिर्फ जीत की शुभकामनाएं देने के लिए वसुंधरा दिल्ली में मौजूद हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि जेपी नड्डा से आज वसुंधरा राजे की मुलाकात होनी है और दोपहर बाद संभव है कि ये मुलाकात हो। जेपी नड्डा के घर पर ही ये मुलाकात होगी। तो वसुंधरा राजे इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और जेपी नड्डा के साथ उनकी ये मुलाकात थोड़ी ही देर में होनी है। लेकिन जिस तरह से सीपी जोशी को आपने सुना ये कहते हुए कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व जो है वही तय करेगा, वही फैसला करेगा कि आखिर कौन चेहरा हो। बाड़ेबंदी की बात से भी इनकार करते हुए अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, भले ही कह रहे हो सीपी जोशी यहां पर कि वसुंधरा सिर्फ शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं दिल्ली, लेकिन क्या वाकई, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी सक्रियता देखी जा रही है, विधायकों से मिलना हो अपने आवास पर या फिर अब दिल्ली आना हो, इस बात में कितना दम नजर आता है? शिरीन, इसमें कोई ये छुपी हुई बात ही नहीं रह गई है कि वसुंधरा राजे सीएम की रेस में बाकायदा उनकी ओर से दमखम दिखाया जा रहा है। इसमें कोई छुपी बात ही नहीं रह गई है। आप देखिए कि किस तरह से विधायकों के आने का उनके यहाँ तांता लगा। उनके करीबी कालीचरण सर्राफ ने एबीपी न्यूज को बताया कि 70 से अधिक विधायक आ चुके हैं। उसके बाद प्रताप सिंघवी ने कहा कि वसुंधरा राजे के चलते जीत मिली है। तो ये तो अब ओपन फ्रंट पे है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ है कि वो दिल्ली पहुंची हैं और अब उनकी मुलाकात होने वाली है। सीपी जोशी ने क्लियर कहा है कि वो शुभकामना देने गई हैं। सीपी जोशी ने यह भी कहा है कि 80 से 90 विधायक उनसे बतौर पार्टी अध्यक्ष पार्टी कार्यालय मिल चुके हैं। तो संकेत एकदम साफ है। शिरीन, यही कहा जा रहा है कि नेतृत्व तय करेगा, कोई यहां का नेता नहीं है जो दमखम दिखा करके तय करवा ले। मैसेज एकदम क्लियर है कि सारी जो निर्णय की कमान है वो पार्टी नेतृत्व के ही हाथ में है और यहां के किसी भी शक्ति प्रदर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। डाउन द लाइन जो मैसेज है वो यही है। और आज जो मुलाकातें होनी है शिरीन, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सीपी जोशी के कहने का आशय और तमाम यहां से जो आवाजें आ रही हैं वो यही है कि पार्टी नेतृत्व ही बताएगा कि सीएम कौन होगा। किसी शक्ति प्रदर्शन के कोई मायने नहीं है। शिरीन, ठीक है, पार्टी नेतृत्व को तय करना है, लेकिन इन कवायदों को भी झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इनके मायने क्या है हम अपने सहयोगियों से भी समझेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों से भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बीजेपी का राजस्थान, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिर कमान किसको मिलने जा रही है। जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई एक चेहरा, क्योंकि रेस में कई सामने नाम आ रहे हैं। अब कौन सा नाम फाइनल होता है, किसे कमान दी जाती है, क्योंकि अभी तक ये सब साफ नहीं हो पाया है। लगातार कहा भले ही जा रहा हो कि ये आला कमान तय करेगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ रही है और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। राजस्थान के सीएम के लिए अश्विनी वैष्णव के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चा में अब जुड़ गया है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्र हालांकि ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अश्विनी वैष्णवी के अगला चेहरा जो है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि खबरें इस तरीके की भी आ रही थी कि कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जिसे लेकर अब तक चर्चा ना की गई हो। तो चलिए, अब दिबांग, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। क्या लग रहा है आपको कि कहीं अश्विनी वैष्णवी तो चेहरा नहीं है? देखिए, संभावना है, पर मुझे तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से दबाव डाल रही हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी पार्टी में जहां इस तरह के दबाव नहीं डाले जाते हैं, खासतौर पर जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पर, उसके बावजूद वो अपना दबाव डाल रही हैं। दिल्ली आई हुई हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको समझाया जाएगा कि आप इस तरह की राजनीति न करें, पर वो ठसक के साथ अपनी राजनीति कर रही हैं। उनको मालूम है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली को पसंद नहीं है। इसके बावजूद भी वो अपनी चालें चल रही हैं, बहुत ही होशियारी से चल रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात केंद्रीय नेतृत्व के लिए फिलहाल है कि किस तरीके से अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, कुछ ही महीनों बाद, वहाँ सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, जैसे कि पिछली बार है। सबसे बड़ा निशाना उनके लिए वही है। कौन ये कर पाएगा, उसी को देखकर चुना जाएगा मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी दावेदारी बहुत मजबूत तरीके से पेश की है
और अगर ये नाराज़ होती हैं तो उसका भी असर होता है। हमने देखा चुनाव में भी कई लोगों को इन्होंने हरवा भी दिया, तो ये जितवाती भी हैं, हरवाती भी हैं, ठसक के साथ रहती हैं। दिल्ली के लोगों को ये पसंद नहीं है। अब देखना है क्या होगा। रामकृपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये अपनी दावेदारी और अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जा रहा है, दिल्ली पहुंच गई है, मुलाकात भी होनी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए श्रीन जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी कार्यकर्ता हो या नेता हो, ये तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो राजनीति में होगा और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं जिसके दिल में होगी। सवाल इस बात का है कि महत्वाकांक्षा रेंगती भी है, उड़ान भी भरती है। महत्वाकांक्षा रेंगती रहे तो कहा जाता है कि वो अनुशासन के दायरे में है, और हर आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हर कार्यकर्ता को। राजनीति में अगर आप अपने के बारे में बड़ा लक्ष्य नहीं रखेंगे तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर महत्वाकांक्षा उड़ान भरती है तो कई बार उसको जो है नीचे गिरा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो मैंने बीजेपी को देखा है, उससे पहले मैंने कांग्रेस में देखा था। महाराष्ट्र में सुशील कुमार शिंदे और देशमुख 2 नाम चल रहे थे, सारे चैनल ने कर दिया कि सुशील कुमार शिंदे होने जा रहे हैं, अंत में हुए देशमुख। इसके तो बहुत सारी घटनाएं हैं। बीजेपी की जो आला कमान है, आज आला कमान इस पोजीशन में है, उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। और जहां तक दिवंग भाई कह रहे थे, एक बात मैं केवल असलियत कर रहा हूं। 2018 में जहां पे बुरी तरह से बीजेपी हार गई थी, उसके बाद भी मोदी सारी सीटें ले आए। तो जो वहां की जनता ने वोट दिया था, वो किसी वसुंधरा राजे के नाते नहीं वोट मोदी को वोट दिया था, वो मोदी के नाते मोदी को वोट मिला था। आज मोदी की जो पोजीशन है, वो मुख्यमंत्रियों को जिताते हैं। मोदी अपने आप सीट लाएंगे, उनको किसी को। राकेश जी, अब आपके पास आते हुए ये सवाल मेरा कि क्या सर, राज तो बदल गया, वहां रिवाज नहीं बदला चुनावों में, लेकिन क्या लग रहा है सीएम फेस को लेकर रिवाज बदलेगा क्या राजस्थान? देखिए, अभी 2 विषय जो आपने रखे। पहला विषय यह है कि अश्विनी वैष्णव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी है। वो उड़ीसा में कई डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर रहे हैं। नवीन पटनायक जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीतिक रिलेशन जो भाजपा और बीजू जनता दल के बीच में है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका अश्विनी वैष्णव जी की मानी जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहते हुए भी अश्विनी वैष्णव जी ने ज़्यादातर फोकस उड़ीसा पे रखा था। तो ऐसे में बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो राजस्थान से ज़्यादा उड़ीसा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। दूसरा, वसुंधरा जी की जहाँ तक बात है, वो बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि कब हमें 2 कदम आगे बढ़ना है और कब हमें 2 कदम पीछे जाना है। वो राजस्थान में 2 कदम आगे बढ़ी। अब वो दिल्ली आई हैं तो जेपी नड्डा जी से मुलाकात में वो अपनी डिमांड रखेंगी। वो डिमांड श्री अमित शाह जी के पास जाएगा और उसके बाद वो देखेंगे कि हमें 2 कदम पीछे हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। वो सारा कुछ मान के चलिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और बिल्कुल गणितीय रूप में सारा का सारा खेल चल रहा है राजस्थान। जाहिर है, अब देखना होगा कि तमाम कैलकुलेशन तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, लेकिन इन कोशिशों को किसकी बल मिलता है? विजय जी, आपका मैं रुख करूंगी और हम ये समझेंगे कि अश्विनी वैष्णव का नाम आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि अचानक से आ गया, इसको लेकर भी कोई स्ट्रैटेजी समझ आ रही है? और देखिए, राजस्थान में सीएम की रेस काफी दिलचस्प होती जा रही है। ऐसे में सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि चुनाव में बदला राज, सीएम पर बदलेगा रिवाज। ये सवाल अभी भी इसलिए क्योंकि कोई भी चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है कि चुनाव में तो राज जो है वो बदल गया, लेकिन सीएम पर बदलेगा क्या रिवाज? महत्वपूर्ण सवाल है। हलचल लगातार हो रही है, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मुलाकातों का दौर, मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन अभी तक चेहरे को लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास ही है, फाइनल नहीं हो पाया है। विजय जी, क्या लग रहा है आपको, रिवाज बदलेगा क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? देखिए, जो पिछले जब से नतीजे आए तब से अब तक जो एक्सरसाइज हो रही है, बल्कि कहना चाहिए चुनाव से अब तक जो एक्सरसाइज हुई है, उसमें एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जिसे हाई कमान कहते हैं आप, प्रधानमंत्री हों, होम मिनिस्टर हों, अध्यक्ष हों, उन्होंने मोटे तौर पर ये तय किया कि जो लीडरशिप है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, कन्वेंशनल लीडरशिप शिवराज जी, वसुंधरा जी और रमन सिंह, उनके साथ नहीं चलेंगे, ये तय किया गया। अब इस 3 तारीख से आज 7 तारीख तक यदि कोई फैसला नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पार्टी एक जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, लेकिन जो बड़े लीडर्स हैं वो अपना दबाव बनाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पार्टी, वसुंधरा जी बहुत बड़ी नेता रही हैं वहाँ पर,
और जो विधायक मिलते हैं ना, उसको आप बाड़ेबंदी या प्रेशर टैक्टिस मत मानिए। वसुंधरा जी इतनी बड़ी नेता है कि हर आदमी को वहाँ पर हाजिरी देनी ही पड़ेगी। सब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बनना है तो भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वैसे भी किसी लीडर के पास जाना कोई ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो पार्टी को इस पर आज हमें ये चर्चा करनी चाहिए। फेस की बात नहीं, फेस तो मन की बात है। अब मन को कौन पढ़ सकता है? दिव्यांग जैसे लोग पढ़ सकते होंगे, मैं तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन मन की बात क्या होगी नहीं, लेकिन पार्टी को कन्फ्लिक्ट ये है कि क्या वो जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं या मौजूदा जो लीडरशिप है उसके साथ जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक राइटर यह है कि इन तीनों लीडर्स, जो बड़े लीडर हैं तीनों स्टेट्स में, उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। तो क्या इस जीत की क्रेडिट उन्हें दी जानी चाहिए सीधे सीधे से? ये हम ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं कि क्योंकि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया, तो प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा अधिकार है कि वो तय करे। वैसे भी वो पार्टी हाईकमान है, किस तरह से होगा। इसलिए ये केवल कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि पार्टी क्या जनरेशनल चेंज की तरफ जाना चाहती है, नए फेस की तरफ जाना। जनरेशनल चेंज का मतलब केवल यही नहीं है कि वो एक बिल्कुल नौजवान लड़का लेकर आ जाए, लेकिन वो कि जो कन्वेंशनल लीडर्स थे उनके बाद हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, क्योंकि पार्टी 2024 के लिए, 2047 के लिए लगातार तैयारी कर रही है और उस आधार पर फैसला होगा। ठीक है सर, अब देखना होगा कि किस तरीके से ये फैसला होता है और कौन सा वो चेहरा। जी दिवान, जल्दी से आपकी लाइन थी, चुनाव में बदला राज, सीएम पद पर बदलेगा रिवाज। मैं 2 लाइन और ऐड कर रहा हूँ, किसके सर होगा ताज नहीं पता चलेगा आज। आपने तो भविष्यवाणी कर दी है कि आज नहीं पता चलेगा। बहरहाल देखना होगा आज या फिर कोई नई तारीख निकल कर आती है। तो एबीपी न्यूज पर 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल यहां लगातार बना हुआ है। और इसी के साथ देखिए जिस तरह से राजस्थान में इस वक्त सीएम चेहरे को लेकर रस्साकशी है, मध्य प्रदेश में भी यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। चुनाव नतीजे आने के बाद से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। कल वो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंच गए, ये पता लगाने कि आखिर बीजेपी की लहर के बावजूद छिंदवाड़ा में वैसा ट्रेंड क्यों नहीं दिखा। छिंदवाड़ा पहुंचकर शिवराज मोदी मोदी के नारे वहां पर जो हैं लगे, 2024 के चुनाव की तैयारी की बात करने लगे। मोदी की हैट्रिक की बात भी वहां पर शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। छिंदवाड़ा में पहुंचकर लोगों के बीच भोजन किस तरीके से किया, खाना खाया उन्होंने लोगों के बीच, तस्वीरें भी आपके सामने। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे, एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं, और इसे लेकर उन्होंने समय भी मांगा है। शाम 7 बजे कहा जा रहा है कि मुलाकात संभव है कि शाम 7 बजे मुलाकात हो। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा है। और इस को लेकर और क्या जानकारी हमारे पास है, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या खबर और इस मुलाकात को लेकर? देखिए, सेशन चल रहा है, सभी जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो बारी बारी से भाजपा के अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। आज माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली आई हुई, उन्होंने भी समय मांगा है जेपी नड्डा से। दोपहर बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और हमारे सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने भी समय मांगा है जेपी नड्डा से। और माना जा रहा है शाम 7 बजे के बाद कभी उनकी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल समय उनका भी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है शाम 7 बजे के बाद कभी भी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से उनके आवास पर हो सकती है। रही बात वसुंधरा
राजे की वसुंधरा राजे भी दिल्ली में है, वो भी दोपहर बाद कभी भी, अभी फिलहाल समय उनका निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद कभी भी उनकी मुलाकात हो सकती है। वो अभी बताया जाएगा जेपी नड्डा जी की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता दिल्ली आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय मांगता है, तो चूंकि संसद चल रही, तो संसद में बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को ध्यान में रखते हुए समय थोड़ा सा पहले ही निर्धारित किया जाता है। तो फिलहाल अभी समय निर्धारित नहीं हुआ, जो हमारी जानकारी हुई है उसके अनुसार दोपहर बाद वसुंधरा राजे की भी मुलाकात हो सकती है। कब होगी ये अभी तय किया जाएगा। ओके नीरज, आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो नीरज बता रहे हैं कि समय अभी तय नहीं है, लेकिन दोपहर बाद का समय जरूर दिया जा सकता है और मुलाकातों के मायने कई हैं। मध्य प्रदेश में भी चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यहां उठता है कि एमपी में फिर शिवराज या किसी और को ताज। फिलहाल तो ये एक सवाल है। रामकृपाल जी, देखिए शिरीन जी, अभी 3 राज्यों में वो जीते हैं, तो जो भी 3 राज्यों में बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है आपस में बातचीत करेंगे, और जो जैसे वसुंधरा जी हैं, शिवराज जी हैं, सब लोग दिल्ली आएंगे जाएंगे। इनसे कोई ये नहीं निकालना चाहिए कि कोई दावा ठोकने आया है नहीं आया है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए 3 तारीख से जैसे रिजल्ट आया है, उसके पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो शिवराज जी हों, चाहे वसुंधरा जी हों, चाहे रमन सिंह हो, जो भी है, सब एक बात कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन की बात है कि उनकी सफलता का जो श्रेय है वो सब मोदी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उसमें इम्प्लाइड है कि जब आप कह रहे हैं सफलता का श्रेय दे रहे हैं और वही सा, तो जो हाई कमांड डिसाइड करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी कोई अपने मन से सारी चीज़ें, वो भी कल जैसे उन्होंने अमित शाह के साथ 1.5 घंटे बैठक हुई है, सारी चीज़ें, तो सारा सब कुछ देख करके। और एक जो ट्रेडिशन की बात चल रही थी, देखिए आप यूँ समझिए, जब 7 सांसद उतारे गए मध्य प्रदेश में और 3 आए, तो बीजेपी जिंदा इसीलिए है, बीजेपी की ताकत यही है कि वो ट्रेडिशन को तोड़ती जा रही है। 2000 आप ध्यान दीजिए, 14 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आईसीयू में थी। मोदी ने जो रिवाइव किया बीजेपी को, ट्रेडिशन तोड़ के किया, स्पेकुलेशन के अलावा। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी इस बात को जानते हैं कि 60% आज हमारा मतदाता जो है वो 18 to 35 ईयर्स के बीच में है। उसके जो अपने सोच हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके अपने सामाजिक आर्थिक विसंगतियां हैं, वो बिल्कुल अपने पिता से अलग है। और मोदी उस चीज़ को जानते हैं कि कौन क्या चाहता है, किस तरफ से। तो इसलिए जो मोदी करते हैं वो डिफरेंट भी करते हैं और डिफरेंटली करते हैं। ठीक है, तो ये सर आप ये भी कह रहे हैं क्या, ये भी मैं आपसे आगे समझूंगी, कि क्या वो भी रिवाज बदल रहा है, वो जो एक परंपरागत तरीका था कि राज्य में कोई और केंद्र में और, क्योंकि एक ही चेहरा और लगातार हर किसी के मुंह से, हर मंच से यही सुना गया कि मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी पर ही ये चुनाव लड़ा गया। और क्या ये ट्रेंड सेट हो गया है? देखिए, चुनाव में हार के बाद एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, जिन्होंने इसे लेकर सवाल खड़े किए, ईवीएम पर एक बार फिर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। लेकिन उनके भाई लक्ष्मण सिंह का कहना है कि ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, संगठन को मजबूत करने की भी जरूरत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता सवाल करने लगे हैं कि अब आत्ममंथन का समय है पार्टी के लिए, मगर आत्ममंथन किस चीज़ पे हो। लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ बड़े नेता, खासकर दिग्विजय सिंह, कुछ और लोग, मगर साथ ही साथ कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ हैं रावगढ़ के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, जिस तरीके से बात हो जा रही है कि अब कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा फिर ईवीएम पे फोड़ रही है, आपको क्या लग रहा है? और बातें भी हैं क्या? देखिए, इसमें क्या है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। मुख्य कारण जो है, ये बहुत सारा पैसा, काला धन, ये चुनाव में खर्च करते हैं और आखिरी 1 हफ्ते में खर्च करते हैं। उसमें ये हमारे पोलिंग एजेंट्स तक को खरीद लेते हैं। वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है। तो लगता है कांग्रेस संगठन मुकाबले में था बीजेपी के, अब क्या किया जाना चाहिए? ये जो इश्यूज़ मैं बता रहा हूँ, आप इनको एड्रेस करिए। ईवीएम कब तक करते रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है आपका। दूसरा, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, अभी जाइए, चलिए भाई। आपने चुनाव आयोग से कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है, आप मीडिया वालों से कह रहे हैं, मीडिया वाले इसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, सोशल मीडिया, ईवीएम। ये 20 साल से देख रहे हैं ईवीएम। अरे भाई, इससे ऊपर भी कई बातें, उनको एड्रेस करो।
अदालत में जाओ, सुप्रीम। वो ये जो है ना, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, जिस तरीके से इसको लेकर ये भी एक ट्रेंड सा हो गया है कि चुनाव अगर जीते तो कुछ नहीं, हारे तो ईवीएम की यहाँ पर दुहाई देने लग जाते हैं लोग। लेकिन इसी बीच देखिए, सवाल अभी यही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है। और एमपी में फिर से शिवराज या किसी और को ताज, ये कब तय होगा? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आला नेतृत्व जो है वो तय करेगा, लेकिन चेहरा कौन? राकेश जी, देखिए, एक तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दिल्ली पहुंच गई हैं, लगातार विधायकों से मीटिंग भी कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर शिवराज की बात करें तो वो तो कमलनाथ के गढ़ पहुंच गए हैं, और ऐसा लग रहा है उनके बयानों से कि तैयारी 2024 की कर रहे हैं वो। देखिए, 2024 में किसको किस राज्य की कमान सौंपी जाएगी, ये जब रणनीति बनेगी मिशन 2024 तब तय होगा। शिवराज जी 2018 में भी ये घोषणा किए थे चुनाव हारने के बाद कि हम जन आशीर्वाद रैली निकालेंगे, उसकी परमिशन केंद्र से नहीं मिली। इस बार भी उनको 29 सीट जीतने की कमान सौंपी जाएगी या नहीं सौंपी जाएगी, ये कहना थोड़ा कठिन है। मैं इतना जरूर कहूँगा श्रीम कि इस बार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन इस हिसाब से किया जाएगा कि जो सिर्फ 2028 तक के लिए नहीं, अगले 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी को राज्य में शासित रखेगा। हम सिर्फ ये फोकस करके चल रहे कि 28 तक के लिए सीएम चुना जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व तो ऐसा चेहरा तय करेगा जो 10 वर्ष तक इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सत्ता की वापसी को रोक सके। इसलिए ये सारी माथापच्ची चल रही है, और ये सारा का सारा जो अपने को टाइम लग रहा हुई है। जहाँ तक बात शिवराज जी को स्पष्ट हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, और इसीलिए वो अब आगे की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल वो कह भी चुके हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसी बीच राज्यसभा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं, सांसदों ने मोदी मोदी के नारे एक बार फिर से लगाए हैं। तो राज्यसभा में सदन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में भी हमने इसी तरह के नारे देखे थे, और राज्यसभा से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल दोनों को जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि इस्तीफा, और ये खबर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन दोनों के नामों को लेकर भी चर्चाएं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर की जा रही थी, और इसीलिए अब ये खबर, और इस पर हमारे पास और क्या जानकारी है, सीधे रुख कर लेते हैं। आखिर इस इस्तीफे के मायने क्या है? विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, बिल्कुल, अब ये प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जो प्रक्रिया की शुरुआत कल सांसद से इस्तीफा देने के साथ हुई, उसके बाद अब जो अगली कड़ी है, इन नेताओं को खासतौर पर जो विधायक बनकर आए हैं उनको राज्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। और इसके लिए जरूरी था कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जल शक्ति में राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, इनको इस्तीफा देना था। उन्होंने मंत्रिपरिषद से अपने इस्तीफे भेज दिए। फिलहाल अपने इस्तीफे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपे हैं, और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन इस्तीफों को प्रधानमंत्री को सौंप देंगे। जो औपचारिक प्रक्रिया उनके इस्तीफे की वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये एक तरह से इन बड़े नेताओं के अब राज्य में अपनी नई भूमिका के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और अब ये तय होना बाकी है कि आखिर वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, और ऐसी सूरत में 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नजर रखिएगा। विकास, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, देखना होगा आगे उनकी भूमिका किस तरह से तय होती है, नजर हमारी रहेगी। और देखिए, अब बात हम करेंगे तेलंगाना की, क्योंकि
कांग्रेस के रेवंत रेड्डी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बस थोड़ी देर में वहां पर शुरू होने वाला है। रेवंत रेड्डी राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। एलबी स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। मंच इस वक्त पूरी तरीके से सजकर जो है वो तैयार हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहां पर रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और आज रेवंत रेड्डी अगले मुखिया तेलंगाना के एक तरीके से बनने जा रहे हैं। तेलंगाना से ही सिर्फ गुड न्यूज कांग्रेस के लिए आई थी, बाकी राज्यों में हार का सामना, और इसीलिए तेलंगाना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज पूरा चाहे कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर ले, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मंच पर आप वो तस्वीरें भी देखेंगे। इसके साथ ही देखिए ये तस्वीरें हैं इस वक्त, मंच पूरी तरह सजकर तैयार। और अभी क्या कुछ और जानकारी है, कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, आशीष हमारे संवाददाता वहां से हमें जानकारी देंगे। आशीष जी देखिए, 1:04 का मुहूर्त है और अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, उसके अलावा सीएम मनोनीत रेवंत रेड्डी वो अभी देखिए यहाँ पहुंचे हैं और उनके अलावा विधायकों का पूरा झुंड, जितने भी विधायक कांग्रेस के जीत कर आए थे, संभावित मंत्री, वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में समर्थकों का हुजूम है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख जी, भीड़ की वजह से गाड़ियां। आशीष आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ है लेकिन तस्वीरें सीधी आ रही हैं हैदराबाद से। ये सीधी तस्वीरें और महत्वपूर्ण तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि नई सरकार, नया चेहरा रेवंत रेड्डी कांग्रेस के जीत कर आए हैं। कांग्रेस को एक बड़ी जीत वहां पर मिली है और अब अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आज से वो जाने जाएंगे। तय किया है पार्टी ने रेवंत रेड्डी को पूरी कमान सौंपने का और अब से थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें भी यहां से देखनी शुरू कर देंगे जो रेवंत रेड्डी जब यहां पर शपथ लेंगे। देखना होगा और कौन कौन यहां पर दिखाई देगा, लेकिन पूरा गांधी परिवार इस वक्त वहां पर मौजूद है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त तेलंगाना के हैदराबाद से हम दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी की शपथ यहां थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी कि तेलंगाना से क्या मैसेज देगी आज कांग्रेस, क्या साधेगी कांग्रेस मौत में। और रेवंत रेड्डी की शपथ थोड़ी देर में, लेकिन दक्षिण पथ जिसे साधने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो कितनी कारगर साबित होगी। दक्षिण राज्यों में जरा कांग्रेस की स्थिति आप देख लीजिए। तमिलनाडु की बात करें तो सरकार में सहयोगी है, इसके साथ ही कुछ और राज्यों की भी अब आपको यहां पर तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की स्थिति आगे आपको दिखाएंगे, पर अभी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। देखिए किस तरीके से खास तैयारी की गई है। तेलंगाना में ये भव्य आयोजन किया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और तस्वीरें हालांकि पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर अब से थोड़ी ही देर में रेवंत रेड्डी भी पहुंच जाएंगे और शायद यहां पर वो पहुंच भी चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी इस बड़ी जीत और इस बड़े दिन पर वहां मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में से ये वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। और रेवंत रेड्डी, हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, रेवंत रेड्डी पर ही भरोसा किया जाएगा, उन्हें ही कमान सौंपी जाएगी, उनके सिर पर ही मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। और आज वो दिन भी आ गया है जब रेवंत रेड्डी कमान संभालने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। हैदराबाद से ये तस्वीरें देखिए, पूरा जो मैदान है वो आपको दिखाई दे रहा है कि कार्यकर्ता और समर्थकों से भरा हुआ है। और इस वक्त उस जीप पर सवार होकर, हालांकि थोड़ी देर में ये आपको हम क्लियर भी करेंगे, शायद रेवंत रेड्डी ही हैं जो इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्वंतो, स्वतंत्र आलोचनलतो, स्वतंत्रंगा ఎదిగి ప్రజల మన్ననలు పొందిన ఒక నాయకత్వ లక్షణాలని విద్యార్థి దశ నుంచే పుణికిపుచ్చుకున్న వారు ఈ రోజు सीएम डिजिग्नेट। तो रेवंत रेड्डी इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं और देखिए किस तरीके से उनका यहाँ स्वागत किया गया है। अब बस मंच पर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। रेवंत रेड्डी जब
मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य, देखिए सोनिया गांधी भी नजर आ रही हैं तस्वीरों में, राहुल गांधी भी दिख रहे हैं और रेवंत रेड्डी। आप देखिए मंच की तस्वीरें, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं मंच पर और वहां नेताओं से मिल रहे हैं और रेवंत रेड्डी भी पहुंच गए हैं वहां। बस मंच पर पहुंचने की देर है जब शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री के तौर पर। दिबांग, बड़ा दिन कांग्रेस के लिए आज? यह बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा दिन रेवंत रेड्डी के लिए। 54 साल के हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की वो छात्र यूनिट है जो बीजेपी का ABVP, वहाँ से शुरू की और वहाँ से होते हुए वो TDP में गए। चुनाव नहीं लड़ पाए तो TDP छोड़ी और जो पहला जिला परिषद का चुनाव उन्होंने जीता वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर जीता और वहाँ और एक चुनाव जीते। उसके बाद वो छोड़कर TDP चले गए और TDP में वो चुनाव जीते कई बार। पिछली बार जो समझौता हुआ था कांग्रेस में और TDP में वो उन्होंने करवाया और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। जब अध्यक्ष बने तो बहुत वहाँ आरोप लगे कि पैसा देकर बन गए हैं और ये क्यों ले लिए गए हैं। उसके बावजूद वो राहुल गांधी से उनकी थोड़ी दोस्ती रही, करीबी रही, उसका उन्हें लाभ मिला। इस बार भी आरोप लगे थे कि इन्होंने टिकट बेचे, एक बार जेल भी जा चुके हैं। एक नॉमिनेटेड में, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, सोनिया गांधी को देखकर उनके पीछे खड़े हुए रेवंत रेड्डी पीछे, आगे सोनिया गांधी। और इसी हम जीत की बात कर रहे थे जिस पर सवार होकर, क्योंकि ये जीत का रथ है अगर इसे कहा जाए तो, और अब मंच पर पहुंचने ही वाले हैं चाहे रेवंत रेड्डी, नया चेहरा, और जिस तरह से अब वो एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने भी जाएंगे क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि पूरा कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी यहां पर बुलाया गया है। तो एक तरीके से ये अपनी ताकत दिखाने का भी दिन है। तेलंगाना में ये दिन महत्वपूर्ण है और एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन, विजय जी अगर इसे कहा जाए तो तस्वीरें वैसी लग रही हैं। शक्ति प्रदर्शन है और खासतौर से जब उत्तर भारत की जो तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और उसमें के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए तो लोगों को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। तो उसको थोड़ा सा सेटल करने के लिए, उस पर बात करने के लिए उन्होंने सभी नेताओं को वहाँ बुलाया है और ज़्यादातर नेता वहाँ पर आए हैं। मुझे बताया गया कि 17 जो गठबंधन के 17 पार्टीज के नेता वहां पर आ रहे हैं और उसमें शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मौका है और खासतौर से दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बड़ा मुश्किल था जब जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने ये पूरी लड़ाई लड़ी, बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो वो राहुल गांधी के साथ रहे थे तो उससे भी उनकी करीबी वहां पर बनी थी और ये पूरा इलेक्शन रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में वहां लड़ा गया और DK शिव कुमार वहां पर उनकी मदद कर रहे थे फाइनेंस के तौर पर और दूसरे जो मैनेजमेंट थे। ठीक है सर, दिबांग आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन एक बार जरा तस्वीरें हम दिखा दें। चित्र आप देख रहे हैं, चित्र लगातार देखिए, निगाह बनाए रखिए। आप देखिए किस तरह से लोगों की बैक दिखाई देती है। नेता बहुत कम, काफी देर तो वो दिखाई नहीं दे रही थी, फिर गायब हो गई। ये काम बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी बहुत सही करते हैं। हाँ। आप कम से कम दिखने चाहिए, टेलीविजन पर हैं, लोगों को ख्याल नहीं रहता कि समय लग गया सर कि कौन पहुंच रहा है। जी, इसीलिए आप देखिए गायब हैं। हाँ। आप सबके बैक देख रहे हैं। हाँ। तो ये जो मैनेजमेंट है ये मुझे लगता है कांग्रेस को सीखना चाहिए क्योंकि आज टेलीविजन का दौर है, लोग टीवी देखते हैं और इसलिए देखते हैं कि नेता दिखाई दे। हाँ। इसलिए नहीं देखते कि पीछा सबका पिछवाड़ा दिखाई देता रहे आपको। जैसे यहाँ पर सबको दिखाई दे, आपको नेता दिखेंगे नहीं। अगर आप देखें खड़गे साहब जब आ रहे थे तो एक आदमी ने हाथ पकड़ के उसका रोका, बोले टेलीविजन इधर है। पर इस बार बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल अब दिखाई देंगे, उसमें भी देखिए लोग आते रहेंगे बीच बीच में। ये एक समझने वाली बात है और मेरे ख्याल से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है उसको ये समझ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था इनके बारे में कि जेल गए तो वहाँ ही न रह जाए, जेल से बाहर भी आए। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट जो MLA था उनको घूस देने की, पैसा देने की कोशिश की थी। बहुत तेज तर्रार, हाँ बहुत तेज तर्रार बोलते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, बार बार कह चुके हैं कि KCR को, उनके बेटे को भ्रष्ट हैं, दोनों को हम जेल भेजेंगे। और एक कांग्रेस में जिस तरह की डायनेमिक लीडर होना चाहिए था वो हैं रेवंत रेड्डी। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरें मायने बहुत खास हो जाते हैं और यही ताकत कांग्रेस आज दिखाने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए मंच इस वक्त जो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है लेकिन आगे बैठे हुए लोगों को भी जरा देखिए। सोनिया गांधी पहुंच गई, सबसे एक एक करके उन्होंने हाथ मिलाया, सबसे मिली और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बगल में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी आपसे मैं उस बात का जिक्र करूंगी जो दिबांग ने यहाँ पर उठाया कि ये मैनेजमेंट है, ये तरीका कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ये शायद कांग्रेस सीख नहीं पाई, यहां विफल रह जाती है कि ये देखना कि भाई आप नेता हैं, आप एक बड़े नेता हैं लेकिन आप दिख रहे हैं, उन लोगों को भी दिख रहे हैं जो लोग आपको सिर्फ टीवी पर बैठकर देख रहे हैं।
श्री जी देखिए, चूंकि ये पार्टी का अपना मामला है, सबके पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जैसे पिछले दौर भी कहा था कि कांग्रेस में जैसे लोग कहते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन, तो इतना डिसेंट्रलाइजेशन भी ठीक नहीं है कि हर स्टेट में आपका हाई कमान इंडिपेंडेंट हो जाए, और ना इतना कंसंट्रेशन ठीक है जैसा कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है। राहुल गांधी की भी तस्वीरें आ रही हैं, जरा वो भी अपने दर्शकों को यहाँ एक्सप्लेन कर दें। देखिए राहुल गांधी भी अब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो एक एक करके हमने देखा कि रेवंत रेड्डी और उसी रथ पर सवार थी वहां पर सोनिया गांधी, और अब इन तस्वीरों में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अभी नजर आ रही थी। वो भी तस्वीरें शायद जब क्लियर होंगी तब हम देखेंगे। और उन ये देखिए आ गई हैं तस्वीरें, सोनिया गांधी भी मंच पर हैं और अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं मंच पर, अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से मिलते हुए। तो पूरा गांधी परिवार इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल डेकोरम का है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता कि पार्टी के अध्यक्ष और सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हो और उसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका है। इसी से बार बार चर्चा होती है कि भाई आपके असली नेता और अध्यक्ष वो है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बाद किसी को स्टेज पर आने की हिम्मत हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। और ये डेकोरम की भी बात होती है कि आपके जो सबसे बड़े नेता है उसके बाद आप वहां पर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, इसका भी एक मैसेज जाता है। जी आप मैंने बात बीच पे, मैं केवल ये कह रहा था आज का जो दिन है ये देखिए एक भावी राजनीति के लिए, जैसा मैं पहले भी इलेक्शन के पहले जो आपने कई बार पूछा था तो मैंने कहा था कि मेरी निगाहें तेलंगाना के रिजल्ट पे रहेंगी, क्योंकि कर्नाटक के बाद जो ये कांग्रेस को एक उम्मीद जती थी कि माइनॉरिटी वोट जो छिटक गया था उससे किन्हीं कारणों से जो इस राज्य क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया था वो कितना लौटता है। तो तेलंगाना ये कर्नाटक के बाद तेलंगाना की जो जीत है वो दो तरह का मैसेज देती है। इंडी अलायंस जो बाकी पार्टियां हैं, देखिए तो साउथ की पार्टियां तो पहले से ही राज्य में अपनी जगह थी लेकिन केंद्र में मोदी का साथ देती थी, लेकिन नॉर्थ की पार्टियां ज्यादा मजबूत हैं अपनी जगह पे और वो मोदी का साथ नहीं देती हैं। तो माइनॉरिटी जिन कारणों से साउथ में कांग्रेस की तरफ आई है, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में भी वही हो। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में है, लालू आरजेडी नीतीश बिहार में है, अपना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है। तो ये जो फैक्ट्स है किस तरह से इंडी अलायंस इसके आगे बढ़ेगा, तो तेलंगाना की जीत इंडी अलायंस के लिए वरदान है या बाद में चलेगा कि अभिशाप साबित होती है, मैं नहीं जानता। मैं दोनों कह रहा हूँ कि आगे भविष्य क्या होगा। अब ये जो कल की अभी बैठक हुई है उसके बाद जिस तरह से आज अखबारों में आया हुआ है कि ये नाराज हैं वो नाराज हैं, लेकिन मैं आशावादी हूँ कि एक अच्छा है एक दो गठबंधन लड़े, जैसे पहले यूपीए एनडीए था, बराबर की एक लड़ाई हो तो लोकतंत्र के लिए वो स्वस्थ बात हो। बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें महत्वपूर्ण है और रेवंत रेड्डी किस तरह से सबका वहां पर स्वागत भी कर रहे हैं और एक एक करके अब मंच पर सब लगभग पहुंच गए हैं। कुछ और नेता अगर वहां पहुंचते हैं तो देखना होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है, कौन कहां पर बैठा है, कौन किसके बगल में बैठा है, इसके भी बहुत मायने हो जाते हैं। और रेवंत रेड्डी आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो खुद, हालांकि वो सोनिया गांधी के साथ ही राकेश जी पहुंचे और अब मंच पर दिखाई दे रहा है कि सबको वो एक तरीके से स्वागत कर रहे हैं। मतलब वही वाली बात हो गई ना, मेरा राज्य है, मेहमान आए हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। देखिए दो तीन चीज़ें मैनेजमेंट की बार बार बात आ रही है, तो मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से कांग्रेस हर जगह कमज़ोर है। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जिन राज्यों में हार की समीक्षा हो रही है, कांग्रेस को जहां दक्षिण के दोनों राज्यों में जीती है उसकी भी समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा इसलिए कि जहां उसका एक छत्र राज्य था, आज उसे दूसरे दल से आए नेताओं पे निर्भर होना पड़ रहा है। कर्नाटक में आपको सिद्धारमैया को कमान देनी पड़ रही है और आपको तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को कमान देनी पड़ रही है। तो क्या आपके कैडर का करंट कम हो गया है या आपकी तरफ से निर्णय लेने में कोई चूक हो रही है कि आप अपने कैडर को आगे ले जाने की बजाय बाहर से आए हुए नेता को कमान सौंप रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। दिबांग आप इस पर क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राकेश जी यहाँ पर कि मतलब कांग्रेस को इस पर भी विचार करना चाहिए कि इतनी डिपेंडेंसी क्यों, इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा दें, ये आसपास की तस्वीरें हैं और देखिए दूर दूर से लोग, क्योंकि इस दिन का साक्षी लोग बनना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी अगले मुख्यमंत्री, थोड़ी देर में अब वो शपथ भी लेंगे और वहां पर भारी लोगों का हुजूम, समर्थकों का, आम जनता का, सबका साफ दिखाई दे रहा है। मंच की तस्वीरें एक बार फिर से
हालांकि अभी थोड़ा अव्यवस्थित सा मंच ये दिखाई दे रहा है। दिबांग, बात कर लीजिए पूरी। देखिए, ये राज्यपाल मेरे ख्याल से आ रही होंगी, तमिलिसाई सौंदरराजन हैं राज्यपाल, एलजी हैं पुडुचेरी की भी। और शिरीन, आपने बातचीत में नोटिस नहीं किया, जैसे ही राहुल गांधी वहां बैठे, उनकी अम्मा ने कुछ हाथ हिला के उनको कहा, शायद डांट रही थी कि तुम करते क्या हो, इस तरीके से कुछ हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा उनको, और काफ़ी देर कहा और झेपते से रहे राहुल गांधी। और फिर उन्होंने वही बात प्रियंका को कही, उन्होंने इशारा किया राहुल की तरफ, अम्मा ने फिर राहुल को कहा। मैं पूरी कहानी बता दे रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ सुन ही रहा था, पर जो चित्र हैं वो ये बता रहे हैं। और ये गवर्नर हैं वहाँ जो अब आई होंगी इसी गाड़ी में, वही आ सकती हैं अभी। और इसलिए आप देख रहे हैं कि रेवंत रेड्डी भी वहां पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, राज्यपाल पहुंची है वहां सभी पर पुलिस और के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी सब वहां पर होंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें वही हैं। राज्यपाल इस वक्त वहां पर पहुंच गई हैं और अब इसका मतलब, इसके मायने ये हुए कि बस अब कुछ ही पल का इंतजार और है। वो मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ दिलाई जाएगी रेवंत रेड्डी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। दिबांग, पूरी कर लीजिए बात। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। राज्यपाल के साथ है तमिलिसाई सौंदरराजन इनका नाम है जी। यंग हैं तो इसलिए बड़ी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं, चलते हैं। ये एक खास बात है मेरे ख्याल से, एक ऐसी पार्टी जिनके वरिष्ठ नेता अभी बड़ी मुश्किल भी रही हैं ये। जी जी। तमिलिसाई सौंदरराजन इस वक्त पहुंची हुई है, राज्यपाल हैं तेलंगाना की। और अब वो यहाँ पहुंची है, मतलब बस रेवंत रेड्डी को अब थोड़ी देर में शपथ दिलाई जाएगी। उनके ठीक बगल में रेवंत रेड्डी दिखाई दे रहे हैं और वो आज का सबसे बड़ा चेहरा है तेलंगाना का। हैदराबाद से तस्वीरें हैं। मेरे ख्याल से नेशनल एंथम चल रहा होगा, उसी के लिए सब यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर भी फोटोग्राफर ऐसे होते हैं, ऐसे मौके पर भी वो थोड़ा धीरे धीरे सरकते हुए अपनी तस्वीर मिस नहीं करना चाहते। वो भी देख रहे हैं और बहुत लाल लाल आंखों से उनको देख रहे होंगे बाकी सब लोग, पर क्या करें। बिल्कुल, ये राष्ट्रगान का समय और अब मंच पूरी तरीके से अब ये भर चुका है। साफ तौर पर हर एक चेहरा वहां पर दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी हैं और राज्यपाल का इंतजार हो रहा था, वो भी पहुंच गई हैं और उनके बगल में रेवंत रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं। अभी सिटिंग अरेंजमेंट में ये भी बात महत्वपूर्ण है ना कि कांग्रेस के सारे नेता, आपने सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया है, लेकिन वो फ्रंट रो में कोई भी नहीं है। एग्जैक्टली सर, मैं वही एक गांधी परिवार के तीनों लोग एक साथ बैठे हुए, जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगती, क्योंकि जब आपने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया है तो उनको जगह वहाँ पर देनी चाहिए। उससे भी एक फर्क पड़ता है ना कि आप किस तरह से रिश्ते बनाते हैं, किस तरह से बात करते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। बहुत छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बड़ा असर उसको डालती है। जैसे दिबांग भी जिक्र कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कहा, तो उसका भी मतलब है, जिसका मैंने पहले कहा था कि वो लेट आए हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे लगता है। हाँ जी, वही है। सिद्धारमैया भी शायद अब वहां पर पहुंच गए, तस्वीरें भी। और शिव कुमार भी वहां दिख रहे हैं। शिव कुमार की बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है भाई ये इलेक्शन उन्होंने मैनेज किया है, ही इज द मैनेजर। तो अभी भी यहाँ पर जो गेस्ट हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। एक एक करके यहाँ पर सब पहुँच रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा यहाँ पर विजय जी, महत्वपूर्ण बात है कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामकृपाल जी, इस पर आपसे जवाब लेना चाहूंगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया गया क्योंकि एक वो मैसेज देने की कोशिश की गई। जो हमने देखा, मीटिंग्स हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, कोई पहुंच नहीं रहा, कोई इनकार कर दे रहा है, लेकिन यहाँ वो मैसेज साफ हो पा रहा है क्या? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी तक तो अब वो पता नहीं जो नेता बाकी आए हैं वो नीचे बैठे हैं या कि नहीं। मंच पर तो मुझे सिवाय कांग्रेस के और तो कोई दिख नहीं रहा है। तो ये चूंकि अभी हमें पता नहीं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी आगे नहीं करूंगा। लेकिन अगर आज वहाँ कोई और नहीं है इंडिया अलायंस का, With the kind permission of Honorable Governor, Madam, I request the Honorable Chief Minister Designate of the State of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy Garu, to take the oath of office and secrecy. I request the Honorable Governor, Madam, to kindly administer the oath of office and secrecy to Sri अनाउंस हो रहा है वहां पर जो है वो संबोधित किया जा रहा है और रेवंत रेड्डी को बुलाया जा रहा है। कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है प्रक्रिया। तो सेक्रेटरी के गवर्नर होते हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। गवर्नर का कार्यक्रम होता है। अने नेनु शुरू करते हैं।
और उसी तरीके से वो अनुमति लेकर उसको समाप्त करें। అనే నేను యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ చిత్తశుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకే తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो रेवंत रेड्डी जिन्हें आज से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहा जाएगा और रेवंत रेड्डी का ये सफर किस तरह से रहा वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह से रेवंत रेड्डी का सियासी सफर आज इस मुख्यमंत्री तक के सफर पर आकर यहां अभी रुका है और आगे देखना होगा किस तरह से जाएगा। लेकिन इस वक्त वो शपथ ले चुके हैं, उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है और देखिए अब फूलों का गुलदस्ता देकर उनका जो है सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक हल्की लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ नजर आ रहे हैं। बड़ा दिन है उनके लिए भी, कांग्रेस के साथ साथ रेवंत रेड्डी के लिए भी ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और अब आज से आप उन्हें तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जानेंगे। रेवंत रेड्डी जिन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। I read out the names of Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Ministers designate of the State of Telangana to take the oath of office and oath of secrecy. Now I the State of Telangana to take the oath of office and oath of secrecy. Now I request the Honorable Governor Madam to kindly administer the oath of office to the Honorable Deputy Chief Minister designate and Honorable Ministers designate of the State of Telangana. Sri Batti Vikramarkulu Garu, Honorable Deputy Chief Minister. तो भट्टी विक्रमार्क को अब यहाँ पर बुलाया गया है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क బట్టి విక్రమార్క మల్లు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. అనే నేను బట్టి విక్రమార్క అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలని సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి
తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो रेवंत रेड्डी के बाद अब दूसरा नाम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, जिन्होंने शपथ ली है यहां पर, और 2 शपथ ग्रहण यहां पर हो चुकी है। तस्वीरें हैदराबाद से, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं और देखिए गले मिलकर एक दूसरे को यहां पर जो है वो बधाई दी जा रही होगी। तेलंगाना के सीएम बने रेवंत रेड्डी जिनका नाम सबसे आगे था और उसी पर पार्टी ने भरोसा भी जताया और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं अब रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए जिस तरीके से तेलंगाना में मेहनत की, जिस तरह से पार्टी को एक रिजल्ट भी दिया और उसका तोहफा भी यहाँ एक तरह से रेवंत रेड्डी को मिला है। और इसी के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क को भी यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। मल्लू भट्टी विक्रमार्क और रेवंत रेड्डी, और अब देखिए एक और अगला नाम भी यहाँ पर, 11 मंत्री भी शपथ यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस पर नजर लगातार हमारी रहेगी। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्रियों की शपथ अभी जारी है। तो तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी कुछ और शपथ वहां पर चल रही है, शपथ ग्रहण समारोह जारी है। इसी तरीके से देखिए तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी स्टार प्रचारक रहे। चुनाव प्रचार में उन्होंने बाय बाय केसीआर का एक गाना भी गाया था। इमरान प्रतापगढ़ी ने एबीपी न्यूज को कामयाबी की पूरी कहानी सुनाई, आपको सुनवाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले बधाई दे देनी चाहिए आपको तेलंगाना के लिए, जो कमाल कर कर वहां पर आए हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, सिर्फ एक तेलंगाना ही वो राज्य जहां पर लाज कांग्रेस की बची, बाकी तो सुपड़ा साफ हो गया। मतलब बाय बाय केसीआर करके ही माने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने तेलंगाना में एक बहुत शानदार जीत दर्ज की। बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, हम अच्छा चुनाव लड़े, नतीजे थोड़े हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, लेकिन वोट शेयर बहुत शानदार रहा है हमारा। और जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुपड़ा साफ हो गया, बिल्कुल एकदम कांग्रेस खत्म हो गई इन 3 राज्यों में। मैं नहीं मानता हूं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देशवासियों को भी ये कहना चाहता हूं कि कहीं 2% का डिफरेंस है, कहीं 1.5% का, मध्य प्रदेश में तकरीबन 8% का। तो ये इतना भी, इसको मैं बुरी हार नहीं मानता हूं। हारे हैं हम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुनावी मैनेजमेंट शायद करने में हम कमजोर रह गए। जनता ने हमें वोट दिया है। आप इस चुनाव में अगर देखें तो 4 करोड़ 81 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमें मिला है। तो मैं मानता हूं कि इन 4 राज्यों के नतीजे थोड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन इतने भी निराशाजनक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, आप तो शायर हैं, मेरी बात को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। खैर, बिल्कुल गिना जाता है। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई है, वो आत्म परीक्षण करना है, समीक्षा करना है, पार्टी के वर्कर्स को और मोटिवेट करना है और एक नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना है। हमने तेलंगाना जैसा राज्य जीता है, उसका जश्न मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जश्न मनाना है। उस मोर्चे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने मंथन किया कि बाय बाय मामा या बाय बाय शिवराज भी कर देते आकर? बाय बाय केसीआर जो किया और वो जो हिट हुआ, तो अब तो वाकई में आपने उनको रवाना कर दिया है। तो एक बार जरा हो जाए वो बाय बाय केसीआर। एक्चुअली पार्टी जहां आपको जिम्मेदारी देती है, आप वहां जाके काम करते हैं। मुझे तेलंगाना में जिम्मेदारी मिली, मैंने अपना 100% वहां देने की कोशिश की। मुझे राजस्थान में 7 सीटों पे प्रचार के लिए पार्टी ने 2 दिन भेजा, उसमें मैं 7 सीट पे प्रचार करने गया
और मैं मानता हूं कि वो 7 की 7 सीटें हम जीते हैं। 100% हाँ, स्ट्राइक मेरा रेट। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। बस ये है कि मुझे भी मलाल है कि मैं और सीटों पे प्रचार करने क्यों नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में 2 सीट पे जा पाया, एक दिन मुझे मिला, उसमें एक सीट हम तकरीबन 30,000 वोट से जीते हैं और एक सीट पे दूसरे नंबर पे रहे। तो काश मैं और जगहों पे जा पाता और शायद और बेहतर कर पाता। इंतजार बढ़ रहा है तेलंगाना में KCR का। तेलंगाना में जो मैंने नारा दिया वो बहुत पॉपुलर हुआ और वो नज्म बहुत पॉपुलर हुई। जी। मैं वो सुना देता हूं कि जो चरित्रार्थ हुई, मुझे खुशी है कि वो एक नज्म जो नारा बन गई कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR, बंद करो झूठ का ये अपना कारोबार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR। हम चुनावी मुहिम में होते हैं तो हम जिस आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं उसे अगर हम कविता और शायरी के जरिए कहते हैं तो आवाम के दिलों तक ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचती है कि लूट लिया तुमने ये पूरा तेलंगाना, झूठ मूठ का अब बनाओ ना बहाना, आपके ये सारे माला माल हो गए सब तेरे रिश्तेदार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR। और इनकी अंतिम पंक्तियां थी कि अब नहीं चल पाएगी मोदी जी से यारी, तुम नहीं निभा पाए अपनी जिम्मेदारी, आपकी ये कार अब तो हो गई बेकार, बाय बाय KCR, बाय बाय KCR। ये कविता थी जो वहां पर बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने इसको लेकिन इमरान नारे की तरह साहब इस्तेमाल किया। KCR के वो यार ओवैसी साहब, उनके सामने दाल नहीं गल पाई, क्यों? नहीं, आप समीक्षा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल दाल गली। दरअसल तेलंगाना का जो पूरा चुनावी गणित है वो ये है कि KCR पूरे प्रदेश की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी दे देते हैं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी तेलंगाना में 9 सीट, उत्तर प्रदेश में 100 सीट, तो इस गणित को समझने की जरूरत है। तो तेलंगाना में वो 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे और बाकी ठेकेदारी KCR ने ओवैसी साहब को दी थी कि आप BRS के खाते में पूरा वोट ला करके डालिए। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि पूरे तेलंगाना में अकलियतों ने खास तौर से कांग्रेस पार्टी को झोली भर के वोट दिया है, इसी वजह से सरकार बनी है। वो वोट ऐड हुआ है, इसी वजह से सरकार बनी। BRS का अकेला माइनॉरिटी का जो कैंडिडेट था बोधन से, अंतिम दिन मैंने वहां जनसभा की है, आमिर शकील, वो चुनाव हारे और कांग्रेस पार्टी के सुदर्शन रेड्डी वहां से चुनाव जीते। तो आप उस गणित को समझिए। जुबली हिल्स, जहां सुबह शाम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजरुद्दीन के खिलाफ कोशिश किया, अपने कैंडिडेट उतारे, उसको 10,000 वोट भी नहीं मिला, जबकि वो उनके वहां पे 2 कॉर्पोरेटर हैं। लेकिन अजरुद्दीन तो हार गए ना। हाँ, चुनाव हार गए, लेकिन नामपल्ली जहां मतलब नाको चने चबाने पड़े, 2,000 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा, सिर्फ 2,000 वोट से। तो हमारा प्रदर्शन पुराने हैदराबाद में भी बहुत सुधरा है। वहां बोगस वोटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार बन रही है, हम अगले चुनाव में उस समस्या को दूर कर लेंगे और आपको यह समझ में आएगा कि जिसे अपना गढ़ बताया जा रहा है वो गढ़ भी नहीं बचेगा। ये हम वादा करते हैं तेलंगाना की आवाम से। तो इस चुनाव से आपने क्या, आपको लगता है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और जो उनकी राजनीति है उसको बेनकाब किया? क्योंकि पैदल करते तो आप उनको नजर आए, गली गली ओवैसी साहब हैदराबाद में पैदल गलियों में घूमते खूब नजर आए। हाँ बिल्कुल, उन्हें घूमना पड़ा। देखिए, मैंने अपने भाषणों में एक बात कही कि मैं तेलंगाना और खास तौर से नामपल्ली, जुबली हिल्स की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने ये स्थिति ला दी है कि बुरहानपुर, जबलपुर, इंदौर, राजस्थान में कैंडिडेट देने के बावजूद प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। ये हुआ है हैदराबाद की वजह से, तेलंगाना की आवाम। मैंने वहां जाके एक ही बात कही थी कि आपने छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, पूरे देश में जाओ, वोटों का बंटवारा करो, आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। हैदराबाद की आवाम ने इस बात को माना और उन्होंने आग को पानी का डर बताया कि नहीं, आपको गलियों में घूमना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जबलपुर नहीं जा पाए, वो बहुत मुश्किल से कुछ सभाएं, 2-3 सभाएं वो राजस्थान में कर पाए। तो ये गणित भी समझने की जरूरत है कि गोशा महल में प्रचार नहीं किया अकबरुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन हवा महल में आके प्रचार किया और उसका दुष्परिणाम ये रहा
कि हवा महल से जो विधायक जी जीते हैं राजस्थान से, वो जीतते ही सबसे पहले उन्होंने शपथ भी नहीं ली और पूरे हवा महल में और राजस्थान के जयपुर की सड़कों पे निकल पड़े वो दुकानें बंद कराने के लिए कि नॉनवेज नहीं खाने देंगे, ये नहीं कर देंगे। तो देश को ये भी समझने की जरूरत है कि वहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने आके प्रचार किया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सभाएं की थी, लेकिन उनको कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 600 वोट। और लगभग इतने ही वोट से भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जो अभी जीते हैं, जिन्होंने परसों उत्पात मचाया था। तो ये गणित भी देश को समझने की जरूरत है, और ये गणित जब देश समझ लेगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी जी के बीच की जो नूरा कुश्ती है वो समझ में आ जाएगी। तो मतलब जब आप कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का ये गणित देश समझ लेगा, तो शायद आप मुस्लिम वोटर का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर आप सिर्फ मुस्लिम वोटर नहीं, रोमाना जी, मैं सिर्फ मुस्लिम वोटर की बात नहीं कर रहा। देखिए, उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नहीं करती, रिवर्स पोलराइजेशन के खेल में शामिल है वो जाके मुस्लिम वोट नहीं काटते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को एकजुट करते हैं। वो वोटर जो मुद्दों पर वोट देना चाहता है, वो वोटर जो अपनी लोकल समस्याओं पर वोट देना चाहता है, उसके सामने एक बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी जाती है। अरे रे रे, ये तो नारे लग रहे हैं उनकी सभाओं में, नारे तकबीर के, तो उसके बदले में दूसरी तरफ जो नारे लगने शुरू होते हैं। ये 85 और 15 का जो खेल है, इस खेल को कोई और समझे ना समझे, कम से कम इमरान प्रतापगढ़ी समझता है, और मैं इसके खिलाफ देश में लगातार आवाज उठाऊंगा। वो चुनावी मंच हो या चुनाव के बाहर का कोई मंच हो, मैं इस खेल को बेनकाब करूंगा, क्योंकि ये खेल देश का नुकसान कर रहा है। वैसे 24 में होने क्या वाला है, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर जो मेहमान आए थे वो बीजेपी के सांसद थे रवि किशन जी, और वो बड़े चुटीले अंदाज में, मतलब जिस अंदाज के लिए रवि किशन जाने जाते हैं उसी अंदाज में वो कहकर गए हैं। उनसे पूछा गया कि साहब राहुल गांधी को आप चुनौती मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल चुनौती मानता हूं, अब से 25-30 साल बाद राहुल गांधी को वो चुनौती मान रहे हैं। अच्छा, उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन हाँ बैठक होनी थी, तो वो हो तो नहीं पाई, अब शायद किसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, उसके बाद चाय की टपरी पर मिलेंगे। तो मतलब ये चल क्या रहा है? हास्य कलाकार इस तरह की बातें ना करें तो उनकी प्रासंगिकता क्या रह जाएगी? हास्य कलाकार हैं वो, माननीय सांसद। माननीय सांसद हो जाना अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट थोड़ी मर जाएगा। मैं माननीय सांसद हो गया हूं तो शायर तो हूं ही ना, तो मैं तो रहूंगा ही। आपको रवि किशन जी के 5-7-10 साल पुराने वीडियो भी उठा के देखने चाहिए, जिसमें वो राहुल जी के लिए, गांधी परिवार के लिए ऐसे ऐसे शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि कोई भोजपुरी का एकदम बहुत शानदार लेखक बात कर रहा है। बड़ी प्रशंसा कर रहे थे वो तो ठीक है। आपने बोर्ड लगा रखा है मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की जो गारंटी है वो ठीक है, उस गारंटी पे भी उन्होंने 3 राज्य जीता, ऐसा देश बताना चाहता है, ऐसा मीडिया भी देश के सामने बताना चाहता है कि मोदी की गारंटी पे 3 राज्य उन्होंने जीते। तो वरना तो कैसे जीते? मैं ये कह रहा हूं जो नहीं, देखिए मैंने कहा ना, चुनाव बहुत सारी चीजों से, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मसला यह हुआ कि चुनावी प्रबंधन में हम हार गए। चिरंजीवी जैसी योजना के बाद कौन सी गारंटी? मैं हेल्थ कमेटी में हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी। आप विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनऑफिशियल जब बैठते हैं औपचारिक मुलाकात में, तो ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में कोई है ही नहीं। तो अब उस गारंटी पे भी अगर वोट नहीं मिल रहा है, तो 450 रुपए की गैस सिलेंडर की गारंटी जो मोदी जी ने राजस्थान में दी, अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से वोट मिला, तो आपकी गलतफहमी है। अगर 450 की गारंटी प्रधानमंत्री जी राजस्थान में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार है ना, दे दीजिए 450 में। उत्तर प्रदेश के बाहर असम में सरकार है, गुजरात में सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, दे दीजिए 450। एक सामान्य बात ना, मेरी बात भी सुनिए ना, कि 450 के सिलेंडर पे अगर वोट मिला तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में 450 का सिलेंडर घोषित कर देना, कल कर दें, कौन रोक लेगा? सब स्वागत करेंगे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल हाथी के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दरअसल उसको मंचों पे कहना नहीं चाहती, उसके लिए वो गारंटियों का सहारा लेती है कि हमने ये गारंटी दी इसलिए हमें जनता ने वोट किया। नहीं, ध्रुवीकरण करने के प्रयास किए। प्रधानमंत्री जी के खुद के भाषण उठा के देख लीजिए, इनके सारे मुख्यमंत्रियों के भाषण उठा के देख लीजिए, जो गारंटी दी उसका परिणाम राजस्थान में 2 दिन से दिख रहा है ना। जिस तरह से एक जघन्य हत्या हुई है करनी सेना के एक नेता की, वो कितनी शर्मनाक है। ये क्या ये गारंटी थी आपकी? ये गारंटी थी कि आपका एक विधायक जो है वो शपथ लेने से पहले निकल पड़ेगा सड़क पर और मोरल पुलिसिंग करेगा, जो काम अधिकारियों को करना था वो आपका विधायक करेगा। इस चीज की गारंटी तो आपने नहीं दी थी ना, लेकिन ये कर रहे हैं आपके नेता, आपके लोग, आप जिस राज्य में आपकी सरकार बन चुकी है। इतनी आज के दिन की स्थिति क्या है?
उदयपुर हो, हाँ। आज की स्थिति है कि जयपुर मेरे हो, ख्याल से टायर थोड़ी जल रहे हैं, जल्दबाजी हो जाएगी टायर जल क्योंकि रहे हैं। अभी नई सरकार ने शपथ नहीं ली है जल्दबाजी बिल्कुल और नहीं हो कानून जाए। व्यवस्था को देर लेकर क्यों हो आप रही? अभी से अगर देर क्यों हो रही कटघरे रोमाना में जी? खड़ा करेंगे देर क्यों हो रही है? भारतीय ठीक है। इतना प्रचंड बहुमत मिला है, देर क्यों हो रही ठीक है? राजे उधर वसुंधरा राजे जी आंख दिखा रही हैं, देर क्यों हो रही है? शिवराज जी एकदम दंडवत हैं, शरणागत हैं, देर क्यों हो रही? अभी तक कांग्रेस जीती होती और कांग्रेस में देर हो रही होती। आज कल अगर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री ना घोषित कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, तो कल आज आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा होता। लेकिन आप इस सवाल का भाजपा को जवाब लेके तो कोई दीजिए कार्यक्रम ना। नहीं चलता आप आपका। इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि आखिरकार दिखता तो ये भी है कि मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, मोदी से लोगों को जो मोहब्बत है, जो वोटर्स के जरिए नजर आती है, उसके आगे राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो तो नहीं चल पा रही है रोमाना उत्तर जी, भारत में। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बड़ी पढ़ी लिखी बात करूंगा। आपको लगता है कि मोहब्बत की गारंटी पे वोट मिलता है? तो फिर तो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उससे बड़ी मोहब्बत की गारंटी क्या हो सकती है? मैं चैलेंज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, राहुल गांधी जी जैसा संभ्रांत व्यक्ति, विजनरी आदमी, आपको मैं एक बहुत छोटी बात बता रहा हूं। बीजेपी तो कह रही है 24 के लिए हैट्रिक तैयार है। बीजेपी तो कहेगी, बीजेपी कह रही है, आपकी क्या लेकिन हम तैयारी भी है ये 24 कह रहे के हैं, अगर बीजेपी को ये लगता है कि हाँ हैट्रिक तैयार है, तो इंडिया अलायंस के नाम पे इतना परेशान क्यों है? कि इंडिया अलायंस को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई है, इंडिया नहीं बोलते, इंडी बोलते हैं। तो 24 में कौन सा नारा चलेगा? 24 में बाय बाय केसीआर की तरह 24 में कोई नारा है? तैयारी है? देखिए, नए नारे भी निकल के आएंगे, नई तरह से लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं, हमने हथियार नहीं डाल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी जल्दी से कुछ सुना दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है 24 के लिए। देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग। देखिए, हमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की जो मौजूदा रणनीतियां हैं, जिन पे आपको लगता है कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है, वो विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा लेकर के जनता के सामने आएंगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। हम मोदी जी से लगातार ये कह रहे हैं कि आपने जो झूठे जुमले दिए हैं देश को, वो झूठे जुमले अपने पास रखिए। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम उस मंजर के लिए लगातार कोशिश तो करें। ये वो नैरेटिव जिसको लेकर 24 चुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, 24 के लिए नए नारे लेकर के आएंगे आपके पास। अभी तो बाय बाय केसीआर को ही एंजॉय कर रहे हैं हम। जिसमें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई वाली जो बात है अपनी, उसी को जारी रखेगी। बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए।